चलिए हम देखते हैं सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी क्लास 11 के 5 चैप्टर है। समाज का बोध वाले पुस्तक के 5 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है भारतीय समाजशास्त्र। अब तक हमने पाश्चात्य समाजशास्त्रों के बारे में देखा, अब हम देखते हैं भारतीय समाजशास्त्र के बारे में। जैसे कि आपने प्रथम भाग की पुस्तक में यानी समाजशास्त्र परिचय के पहले अध्याय में देखा कि यूरोपीय संदर्भ में यह विषय काफी नया और जिसकी स्थापना लगभग 100 वर्षों पहले की गई। और भारत में समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में सोच विचार 100 वर्षों से भी कुछ पुराना है, लेकिन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। अब 1920 में 2 अन्य विश्वविद्यालय कलकत्ता तथा लखनऊ में भी समाजशास्त्र तथा मानव विज्ञान में शिक्षण तथा शोध कार्य प्रारंभ किए गए। और आज प्रत्येक प्रमुख विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग, सामाजिक मानव विज्ञान तथा मानव विज्ञान विभाग भी है और ज्यादातर इनमें से एक से अधिक का प्रतिनिधित्व भी होता है। अन्य कई संस्थापीय विषयों की तरह ही आजकल समाजशास्त्र को भी भारत में स्वीकारा जाता है। और लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। अपने प्रारंभिक काल में यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं था कि भारतीय समाजशास्त्र का प्रारूप क्या तथा कैसे होगा और क्या वास्तव में भारत को समाजशास्त्र जैसे किसी विषय की आवश्यकता थी भी या नहीं थी। और 20वीं शताब्दी के पहले 25 सालों में जिन लोगों ने इन विषयों में रुचि दिखाई, उन्हें यह स्वयं तय करना था कि भारत में इसकी क्या भूमिका होगी। अब इस अध्याय में आपका परिचय भारत के कुछ प्रारंभिक संस्थापक समाजशास्त्रियों से करवाया जाएगा और इन विद्वानों ने इस विषय को आकार देने और इसको ऐतिहासिक तथा सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। भारतीय संदर्भ में विशिष्ट ने कई प्रश्न खड़े किए हैं, जैसे सर्वप्रथम यदि पाश्चात्य समाजशास्त्र का उद्भव आधुनिकता को समझने के प्रयास के रूप में हुआ था, तो भारत जैसे देश में इसकी क्या भूमिका होगी। भारत की आधुनिकता द्वारा लाए गए परिवर्तनों को महसूस कर रहा था, परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर यह था कि वह था एक उपनिवेश के रूप में भारत, और भारत में आधुनिकता का पहला अनुभव और औपनिवेशिक पराधीनता का अनुभव दोनों आपस में घुले मिले थे। दूसरा, यदि मानव विज्ञान का उद्भव यूरोपियन समाज की आदिम संस्कृतियों को जानने की उत्सुकता के संदर्भ में हुआ, तो भारत में उसकी क्या भूमिका हो। और भारत स्वयं एक प्राचीन एवं विकसित सभ्यता के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसमें आदिम या आदिवासी समाज भी पाए जाते हैं। अंत में भारत जैसे संपन्न स्वतंत्र नव राष्ट्र जो नियोजित विकास तथा प्रजातंत्र की ओर बढ़ रहा है, वह समाज शास्त्र की क्या भूमिका हो, इसके बारे में सोच रहे थे। भारतीय समाजशास्त्र के अग्रणी लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर ही नहीं ढूंढने थे, बल्कि उन्हें अपने लिए नए प्रश्नों को भी तलाशना था। और भारतीय संदर्भ में यह सिर्फ करने के अनुभव से ही संभव था, जिससे समाजशास्त्री प्रश्नों को एक आकार मिला। अब यह पूर्व निर्मित रूप से उपलब्ध नहीं थे, जैसे कि देखा जा सकता है। भारतीय समाजशास्त्री तथा मानव विज्ञानी अधिकतर अचानक ही बन गए। उदाहरण के तौर पर भारत के बेहतरीन तथा सर्वप्रथम सामाजिक मानव वैज्ञानिक श्री एल के अनंत कृष्ण अय्यर, जो उनका जन्म 1981 में हुआ था, 1881 में हुआ था और मृत्यु इनका 1937 में हुआ था। इन्होंने अपने व्यवसाय की शुरुआत एक क्लर्क के रूप में की और फिर स्कूली शिक्षा और उसके बाद कोचीन रजवाड़ी के महाविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए, जो आज केरल राज्य की एक भाग है। सन 1902 में कोचीन के दीवान द्वारा इन्हें राज्य के निर्याती सर्वेक्षण में मदद के लिए कहा गया और ब्रिटिश सरकार इसी प्रकार का सर्वेक्षण सभी रजवाड़ों तथा इलाकों में करवाना चाहती थी, जो प्रत्यक्ष रूप से अनेक निर्णय में आते थे, नियंत्रण में आते थे। और अनंत कृष्ण अय्यर ने इस कार्य को पूर्ण रूपेण एवं स्वयं सेवी के रूप में किया। महाविद्यालय शिक्षक के रूप में एर्नाकुलम स्थित महाराज कॉलेज में पढ़ाते हुए इसके लिए उन्होंने सप्ताहांतों में निर्यातीय विभाग में अवैतनिक सुपरिटेंडेंट के रूप में कार्य किया। और उनके काम की अपने समय के ब्रिटिश मानव विज्ञानी तथा प्रशासकों ने काफी प्रशंसा की तथा बाद में उन्हें इसी प्रकार के सर्वेक्षण में सहायता करने के लिए मैसूर रजवाड़े में आमंत्रित किया गया। अनंत कृष्ण अय्यर संभवतः अपने शिक्षित मानव विज्ञानी थे और उन्होंने एक विद्वान तथा शिक्षाविद के रूप में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप में ख्याति मिली और उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में
व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया और बाद में कलकत्ता विश्वविद्यालय में रीडर के रूप में उनकी नियुक्ति की गई और जहां उन्होंने भारत के सर्वप्रथम स्नातकोत्तर मानव विज्ञान विभाग की स्थापना करने में मदद किया। सन 1917 से 1932 तक वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में ही रहे और हालांकि मानव विज्ञान में उनके पास कोई औपचारिक उपाधि नहीं थी, परंतु उन्हें इंडियन साइंस कांग्रेस के निर्जातीय विभाग का अध्यक्ष चुना गया और यूरोपियन विश्वविद्यालय में अपने भाषणों तथा भ्रमण के दौरान जर्मनी विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टर के मानद उपाधि भी दी गई और कोचीन रजवाड़ी की तरफ से उन्हें राय बहादुर तथा दीवान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया। कानूनविद शरद चंद्र राय, जिनका जन्म 1871 में हुआ था, मृत्यु इनकी 1942 में हुआ था, ये एक अन्य मानव विज्ञानी हैं जो भारत में इस वर्ग के अग्रणी थे तथा अकस्मात मानव विज्ञानी बने और कलकत्ता के रिपन कॉलेज में कानून की डिग्री लेने से पूर्व राय ने अंग्रेजी विषय में स्नातक तथा स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की थी और कुछ दिनों कानून की प्रैक्टिस करने के बाद सन 1898 में रांची जाकर ईसाई मिशनरी विद्यालय में अंग्रेजी के शिक्षण के रूप में कार्य करने की निर्णय लिया और उनके इस निर्णय ने उसके भावी जीवन को बदल दिया, क्योंकि अगले 44 वर्षों तक वे रांची में रहे तथा छोटा नागपुर प्रदेश, जो आज झारखंड है, उसमें रहने वाले जनजातियों की संस्कृति तथा सामाजिक विशेषज्ञ बने और राय की मानव विज्ञान में रुचि तब बढ़ी जब उन्होंने स्कूल का काम छोड़ दिया तथा रांची की अदालत में कानून की प्रैक्टिस शुरू की और आगे चलकर उन्हें सरकारी दुभाषीय के रूप में अदालत में नियुक्ति किया गया। और राय की रुचि जनजातीय समाज में बढ़ी, जो वास्तव में उनकी नौकरी की आवश्यकताओं का प्रतिफल था, क्योंकि अदालत में वे जनजातीय की परंपरा तथा कानूनों को दुभाषित करते थे और उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण किया तथा उनके बीच रहकर गहन क्षेत्रीय अध्ययन किया। यह सभी कार्य शौकिया आधार पर किया गया, परंतु उनकी मेहनत तथा बारीकियों को ध्यानपूर्वक देखने तथा समझने के कौशल ने शोधकर्ता के लिए महत्वपूर्ण तथ्य तथा लेखन सामग्री तैयार की और अपने पूरे सेवा काल में राय के 100 से अधिक लेख राष्ट्रीय तथा ब्रिटिश शैक्षिक जर्नल में प्रकाशित हुए और इसके साथ ही इनके द्वारा ओराव, मुंडा तथा खारिया जनजाति पर किया गया और उसके बाद सर्व प्रसिद्ध लेखन कार्य भी प्रकाशित हुआ। अवश्य शीघ्र ही राय भारत तथा ब्रिटेन में आने जाने माने मानव विज्ञानी के रूप में विख्यात हो गए और तथा छोटे नागपुर के विशेषज्ञ के रूप में उनकी पहचान बनी। 1922 में उन्होंने मैन इन इंडिया नामक जर्नल की स्थापना की और जो कि अपने समय तथा प्रकार का पहला जर्नल था और तथा आज भी इसका प्रकाशन भारत में होता है। उसके बाद अनंत कृष्ण अय्यर तथा शरद चंद्र राय दोनों सही मायनों में इस क्षेत्र के अग्रणी विद्वान थे। 1900 के प्रारंभ में ही उन्होंने एक ऐसे विषय पर कार्य करना प्रारंभ किया जो भारत में न तो अभी तक विद्यमान था और न ही कोई ऐसी संस्था थी जो इससे किसी प्रकार का संरक्षण देती थी। दोनों अय्यर तथा राय का जन्म तथा मृत्यु अंग्रेजों द्वारा अनुशासित भारत में हुई और इस अध्याय में आपका परिचय 4 भारतीय समाजशास्त्रियों से करवाया जाएगा जिन्होंने अय्यर तथा राय के एक पीढ़ी बाद जन्म लिया और ये सभी औपनिवेशिक भारत में जन्मे, परंतु इनका कार्य स्वतंत्र भारत में चलता रहा तथा उन्होंने पहली औपचारिक संस्थाओं की रूपरेखा बनाई जिस पर आगे चलकर भारतीय समाजशास्त्र जैसी औपचारिक संस्थाओं की स्थापना की। G.S. घोड़े तथा D.P. मुखर्जी का जन्म 1890 के दशक में हुआ था, जबकि A.R. देसाई तथा M.S. श्रीनिवास का जन्म इससे लगभग 15 वर्ष बाद अर्थात 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में हुआ था। हालांकि ये सब बहुत गहराई में इससे समाजशास्त्र की पाश्चात्य परंपरा से प्रभावित थे। ये उन प्रश्नों का उत्तर देने में भी सक्षम थे जो कि कुछ अग्रणी विद्वानों द्वारा पूछे जा सकते थे कि विशिष्ट भारतीय समाजशास्त्र किस प्रकार का कार्य लेगा। अब G.S. घोड़े को भारत में समाजशास्त्र को एक संस्था के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है और मुंबई विश्वविद्यालय में इन्होंने सर्वप्रथम स्नातकोत्तर स्तर पर समाजशास्त्र विभाग के शिक्षण कार्य की अध्यक्षता की तथा 35 वर्षों तक इस विभाग में कार्य किया और उन्हीं के निर्देश में बड़ी संख्या में काम करने वाले शोध विद्यार्थी आज भी इस विषय में महत्वपूर्ण स्थान पर कार्यरत हैं। और इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की तथा सोशियोलॉजिकल बुलेटिन नामक जर्नल भी निकाला और उनके शैक्षणिक लेखन न केवल बहुसर्जक होते थे बल्कि
कि जिन विषयों पर उन्होंने लेखन किया वे काफी विस्तृत भी थे और ऐसे समय में जबकि विश्वविद्यालय शोध के लिए दी जाने वाली वित्तीय तथा संस्थागत सहायता काफी सीमित थी, घुर्डे ने समाजशास्त्र का एक भारतीय विषय के रूप में पोषण किया और घुर्डे द्वारा स्थापित मुंबई विश्वविद्यालय विभाग ऐसा पहला विभाग बना जिसने सर्वप्रथम सफलतापूर्वक दो मुख्य कार्यक्रमों यानी विषयों को लागू किया, जिन्होंने आगे चलकर उत्साहपूर्वक इनके उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाया गया। ये थे सक्रिय रूप से शिक्षण तथा शोध कार्य का एक ही स्थान में किया जाना तथा सामाजिक मानव विज्ञान और समाजशास्त्र को एक बृहद वर्ग के रूप में स्थापित करना था। और घुर्डे की पहचान जाति और जनजाति पर उनके द्वारा किए गए बेहतरीन कार्यों से होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त इन्होंने बृहद विषयों जैसे कि जनजाति, नातेदारी, परिवार और विवाह, संस्कृति, सभ्यता और नगरों की ऐतिहासिक भूमिका, धर्म तथा संघर्ष और एकीकरण का समाजशास्त्र, बौद्धिक तथा संदर्भगत सरोकारों जिन्होंने घुर्डे को प्रभावित किया उनमें सबसे प्रमुख है प्रसारवाद, हिंदू धर्म तथा सिद्धांत पर प्राच्य छात्रवृत्ति और राष्ट्रवाद तथा हिंदू अभिन्नता से सांस्कृतिक पक्ष। और एक प्रमुख विषय जिस पर घुर्डे ने कार्य किया वह था जनजाति अथवा आदिवासी संस्कृति। वास्तव में इस विषय पर इनका लेखन और मुख्य रूप से बेरियर एल्विन के साथ हुए वाद विवाद ने इन्हें समाजशास्त्र तथा शिक्षा की दुनिया से बाहर एक पहचान दी। सन 1930 से और 1940 के दशक में इस विषय पर काफी वाद विवाद हुआ कि भारत में जनजाति समाज का क्या स्थान हो और राज्य उनसे किस प्रकार का व्यवहार करे। अब कई ब्रिटिश प्रशासक मानव विज्ञानी भारतीय जनजाति में रुचि रखते थे और उनका मानना था कि ये आदिम लोग थे जिनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति थी जो हिंदू मुख्य धारा से काफी अलग थी। उनका मानना था कि सीधे साधे जनजाति लोग हिंदू समाज तथा संस्कृति से न केवल शोषित होंगे बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी उनका पतन होगा। और इस कारण को ध्यान में रखते हुए उन्हें पर लगा कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वे जनजाति को संरक्षण दे ताकि वे अपनी जीवन पद्धति तथा संस्कृति को बनाए रख सके, क्योंकि उन पर लगातार यह दबाव बना रहता था कि वे हिंदू संस्कृति की मुख्य धारा में अपना समायोजन करें। और हालांकि राष्ट्रवादी भारतीय भी भारत की एकता तथा भारतीय समाज तथा संस्कृति को आधुनिक बनाने की आवश्यकता को लेकर उतने ही उत्तेजित थे और उनका यह मानना था कि जनजाति संस्कृति का संरक्षण के प्रयास दिशाहीन थे और आदिम संस्कृति को बचाने का कार्य वास्तव में गुमराह करने की कोशिश थी। और इसके परिणाम स्वरूप जनजातियों के पिछड़ेपन को आदिम संस्कृति के संग्रहालय के रूप में ही बनाए रखा गया और हिंदुत्व की कई विशेषताएं को वे स्वयं पिछड़ा हुआ मानते थे और उनमें सुधार की आवश्यकता थी। उन्हें लगा कि जनजातियों को भी इस विकास की आवश्यकता थी और घुर्डे राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय जनजाति को पिछड़े हिंदू समूह के रूप में पहचाना जाए, न कि एक भिन्न संस्कृति के समूह के रूप में। और इस कार्य के लिए उन्होंने विस्तार से जनजाति संस्कृति के कई साक्ष्य प्रस्तुत किए, यह प्रमाणित करने के लिए कि वे काफी लंबे समय से हिंदुत्व में से आपसी अंतर्क्रिया द्वारा जुड़े रहे हैं। और जिस समायोजन प्रक्रिया से सभी भारतीय जातियों को गुजरना पड़ा उसी प्रक्रिया में जनजातीय वर्ग साधारणतः अन्य भारतीय समुदाय से पीछे रह गए थे। और एक मुख्य विवाद की भारतीय जनजाति एक ऐसी आदिम जाति थी जो शायद ही कभी अलग थलग रही हो, जिनका वर्णन शास्त्रीय मानव विज्ञान की पुस्तकों में हुआ है। विवाद स्पष्ट नहीं रहे और इस तथ्य पर मतभेद था कि मुख्य धारा की संस्कृति का उस पर क्या प्रभाव था और उसकी जांच की गई। संरक्षणवादियों का यह विश्वास था कि समायोजन का परिणाम जनजातियों को शोषण तथा उनकी संस्कृति की विलुप्तता के रूप में सामने आए। दूसरी तरफ घुर्डे तथा राष्ट्रवादियों ने यह तर्क दिया कि ये दुष्परिणाम मात्र जनजातीय संस्कृति तक ही सीमित न होकर भारतीय समाज के सभी पिछड़े तथा दलित वर्गों में समान रूप से देखे जा सके। विकास के मार्ग में आने वाली ये आवश्यक कठिनाइयां थी जिनसे बचा नहीं जा सकता। और उसके बाद देखेंगे जाति तथा प्रजाति पर घुर्डे के विचार। इसके पहले
इसके पहले गोविंद सदाशिव, इनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घोरने, इनके बारे में देखना है तो गोविंद सदाशिव घोरने का जन्म 12 दिसंबर 1893 को मलवान, पश्चिम भारत के कोंकण तटीय प्रदेश में के छोटे से कस्बे में हुआ था। उनका परिवार एक संपन्न व्यापारी था, लेकिन बाद में उनका पतन हो गया। 1913 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में प्रवेश और संस्कृति में स्नातक किया और स्नातकोत्तर की उपाधि संस्कृत तथा अंग्रेजी में इसी कॉलेज में 1918 में मिली। उसके बाद 1919 में समाजशास्त्र में विदेश में प्रशिक्षित हेतु छात्रवृत्ति के लिए चयनित और प्रारंभ में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में LT हब हाउस अपने समय के प्रमुख समाजशास्त्री के द्वारा पढ़ाए गए और बाद में कैम्ब्रिज में WHR रिवर्स द्वारा पढ़ाए गए और उनके प्रसादवादी दृष्टिकोण से भी ये प्रभावित हुए। 1923 में देखें तो 1922 में रिवर्स के अकस्मात निधन के पश्चात AS हेडन के निर्देश में PhD की उपाधि प्राप्त की इन्होंने। मुंबई में उसके बाद मई में मुंबई वापस आए। कास्ट एंड रेस इन इंडिया PhD पर आधारित पांडुलिपि पर कैम्ब्रिज में पुस्तक की एक श्रृंखला प्रकाशित करने के लिए स्वीकृति हुई इनकी। 1924 में थोड़े समय तक कोलकाता में रहने के पश्चात मुंबई विश्वविद्यालय में रीडर तथा विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए और जहां अगले 35 वर्ष तक रहे। 1936 में मुंबई विश्वविद्यालय के विभाग में PhD की उपाधि प्रारंभ की और भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र में प्रथम PhD उपाधि और घूरने के निर्देश में GR प्रधान की प्रदान की गई और उसके बाद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को पुनरावृत्ति किया और 1945 में पूर्वकालीन 8 कोर्सों में समाजशास्त्र का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। 1951 में घूरने द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई तथा वे इसके संस्थापक अध्यक्ष बने। और उसके बाद द इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ने 1952 में अपने जर्नल सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1959 में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुए और लेकिन शैक्षणिक जीवन में क्रियाशील रहे। मुख्य रूप से प्रकाशन के क्षेत्र में 30 में से 70 पुस्तकें उन्होंने सेवानिवृत्त होने के बाद लिखी। उसके बाद मृत्यु देखें तो 1983 में 90 वर्ष की आयु में GS घोरने का निधन हो गया। तो चलिए देखते हैं जाति तथा प्रजाति पर घोड़ने के विचार क्या है। घोड़े की शैक्षणिक खास उनके द्वारा कैम्ब्रिज में किए गए डायरेक्टर के शोध निबंध के आधार पर बनी, जो आगे चलकर 1932 में कास्ट एंड रेस इन इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ। घोड़े के कार्य ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया क्योंकि उन्होंने समकालीन भारतीय मानव विज्ञान के मुद्दे को संबोधित किया और इस पुस्तक में घोड़े ने जाति तथा प्रजाति के संबंधों पर प्रचलित सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक आलोचना की। इस सर्वप्रथम विचार के प्रमुख उद्घोषण हर्बर्ट रिजले थे, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी थे और मानव विज्ञान के मामले में बेहद रुचि रखते थे। और इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य का विभाजन उसकी शारीरिक विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए, जैसे खोपड़ी की चौड़ाई, नाक की लंबाई अथवा कपाल का भार तथा खोपड़ी का वह हिस्सा जहां दिमाग की स्थिति होती है, और अलग तथा भिन्न प्रजातियों में बांटा गया। और रिजले तथा अन्य लोगों की यह मान्यता थी कि भारत विभिन्न प्रजातियों को उद्विकास के अध्ययन की एक विशिष्ट प्रयोगशाला था, क्योंकि जाति एक लंबे समय के विभिन्न समूहों के बीच एक लंबे समय से अंतर्विवाह निषिद्ध करती है। और रिजले का मुख्य तर्क था कि जाति का उद्भव प्रजाति से हुआ होगा, क्योंकि विभिन्न जाति समूह किसी विशिष्ट प्रजाति से संबंधित लगते हैं। सामान्य रूप से उच्च जाति तकरीबन भारतीय आर्य प्रजाति की विशिष्टताओं से मिलती है, जबकि निम्न जातियों में अनार्य जनजाति, मंगोल अथवा अन्य प्रजातियों के गुण देखने को मिलते हैं। और विभिन्न वर्गों की भिन्नताओं के औसतन आधार पर, जैसे नाक की लंबाई, कपाल का आकार आदि। और रिजले तथा अन्य लोगों ने यह सुझाव दिया कि निम्न जातियां ही भारत के वास्तविक आदि निवासी है। उन्हें आर्य द्वारा दबाया गया और कहीं बाहर से आकर भारत में बस गए थे। और रिजले द्वारा दिए गए तर्कों से घोड़े असहमत नहीं थे, लेकिन वे उसे केवल असंतः सत्य मानते थे। और उन्होंने
इन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया जो केवल औसत के आधार पर बिना परिवर्तन को ध्यान में रखे किसी भी समुदाय पर विशिष्ट मापदंड लागू कर दिए जाने से होती है। और घुर्ने का यह विश्वास था कि रिजले के शोध प्रबंधन में उच्च प्रजाति को आर्य तथा निम्न जाति को अनार्य बताया गया है। यह व्यापक रूप से केवल उत्तरी भारत के लिए ही सही है। भारत के अन्य भागों में अंतर समूहों की भिन्नताएं मानवमिति माप बहुत व्यापक अथवा अव्यवस्थित नहीं थी। और इसका यह अर्थ हुआ कि अधिकांश भारत में सिंधु गंगा के मैदान छोड़कर विभिन्न प्रजातीय वर्गों का आपस में काफी लंबे समय से मेल मिलाप था। अतः प्रजातीय शुद्धता केवल उत्तर भारत में ही बची हुई थी क्योंकि वहां अंतर विवाह निषिद्ध था। और शेष भारत में अंतर विवाह यानी जाति विशेष के रूप में ही विवाह करना उसका प्रचलन उन वर्गों में हुआ जो प्रजाति स्तर पर वैसे ही भिन्न थे। आज जाति के इस प्रजाति सिद्धांत को नहीं माना जाता, परंतु 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इसे सच माना जाता था। इतिहासकारों में आर्यों तथा भारतीय उपमहाद्वीप में उनके आगमन को लेकर मतभेद है। हालांकि जिस समय घुरे इस विषय पर लिख रहे थे उस समय इस विषय के ये मुद्दे महत्वपूर्ण थे। इसी कारण से इनके लेखों ने लोगों को ध्यान आकर्षित किया और घोड़े जाति की एक विस्तृत परिभाषा दिए जाने के कारण भी जाने जाते हैं। उनकी परिभाषा 6 महत्वपूर्ण विशेषताओं में बल दी। जैसे पहला है, जाति एक ऐसी संस्था है जो खंडीय विभाजन पर आधारित है। और इसका अर्थ है कि जातीय समाज कई बंद पारस्परिक अनन्य खंडों में बटा हुआ है। प्रत्येक जाति ऐसा ही एक खंड है। यह बंद है क्योंकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। एक विशिष्ट जाति के बच्चे हमेशा उसी जाति के होंगे। दूसरे शब्दों में जाति की सदस्यता केवल जन्म के आधार पर मिलती है। संक्षेप में किसी भी व्यक्ति की जाति का निर्धारण जन्म के समय होता है और इससे न तो बचा जा सकता है और न ही बदला जा सकता है। दूसरा है कि जातिगत समाज सोपानिक विभाजन पर आधारित होगा। प्रत्येक जाति दूसरी जाति की तुलना में असमान होती है, अर्थात प्रत्येक जाति दूसरे से उच्च अथवा निम्न होती है। सैद्धांतिक रूप से कोई भी दो जातियां समान नहीं होती है। तीसरा है कि संस्था के रूप में जाति सामाजिक अंतरक्रिया पर प्रतिबंध लगाती है। विशेषकर साथ बैठकर भोजन करने पर किसी प्रकार के खाद्य पदार्थों को विभिन्न जातियों के बीच बांटा जा सकता है और इसके विस्तृत नियम है। ये नियम पवित्रता तथा अपवित्रता के विचार से संचालित होते हैं। यही तथ्य सामाजिक अंतरक्रिया पर भी लागू होते हैं। यह विशेष नाटकीय रूप से अस्पृश्यता के क्षेत्र में दिखाई देता है, जहाँ किसी जाति विशेष के व्यक्ति द्वारा छू जाने मात्र से इंसान अपवित्र हो जाता है। और चौथा है कि सोपानिक तथा प्रतिबंधित सामाजिक अंतरक्रिया के सिद्धांतों को मानते हुए जाति में विभिन्न जातियों के लिए भिन्न भिन्न अधिकार तथा कर्तव्य निर्धारित होते हैं और उनके अधिकार तथा कर्तव्य केवल धार्मिक क्रियाओं तक ही सीमित न रहकर धर्मनिरपेक्ष विश्व तक फैले हुए हैं। जैसे कि निर्जातीय वर्ग जातिगत समाज की दिनचर्या को दिखाता है। विभिन्न जातियों के मध्य होने वाली अंतरक्रिया इन्हीं नियमों से संचालित होती है। पांचवा है कि जाति व्यवसाय के चुनाव को भी सीमित कर देती है, जो जाति की तरह जन्म पर आधारित तथा वंशानुगत होता है। समाज के स्तर पर जातिगत श्रम विभाजन में कठोरता देखी जाती है तथा विशिष्ट व्यवसाय कुछ विशिष्ट जातियों को ही दी जाती है। छठा है कि जाति विवाह पर कठोर प्रतिबंध लगाती है। जाति में अंतर विवाह यानी जाति में ही विवाह के साथ ही बहिर्विवाह के नियम से भी जुड़े रहते हैं अथवा किसी की शादी किसके साथ नहीं हो सकती। इस प्रकार की योग्यता और निर्योग्यता के समूहों के नियम जाति प्रथा को आगे बढ़ाने में मदद करती है। घोड़े की परिभाषा जाति के व्यवस्थित अध्ययन में सहायक है। उनकी परिभाषा अवधारणात्मक थी जो शास्त्रीय पुस्तकों पर आधारित थी। वास्तविक रूप से जाति के बहुत से रूपों में परिवर्तन हो रहा था और हालांकि वे सब किसी न किसी रूप में अस्तित्व में हैं और आगे आने वाले कई दशकों में निर्जातीय क्षेत्र के अध्ययनों ने इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी एकत्रित करने में मदद की कि स्वतंत्र भारत में इस क्षेत्र में यानी जाति क्या कुछ हो रहा है। और 1920 और 1950 ईस्वी के मध्य भारत में समाजशास्त्र के 2 प्रमुख विभाग मुंबई तथा लखनऊ में खुले और दोनों का प्रारंभ समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र के मिलते जुलते विभाग के रूप में हुआ। जहां मुंबई विभाग इस समय GS घुर्ने द्वारा संचालित हो रहा था, वहीं दूसरे ओर लखनऊ विभाग प्रसिद्ध त्रिवेद राधा कमल मुखर्जी संस्थापक थे और उसके बाद DP मुखर्जी तथा DN मजुमदार द्वारा चलाया जा रहा था। और वैसे ही 3 जाने माने थे तथा अपने कार्यों के लिए पहचाने जाते थे, परंतु DP मुखर्जी
इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय थे। वास्तव में डीपी मुखर्जी ज्यादातर डीपी के नाम से ही जाने जाते थे, जो न केवल समाजशास्त्र में बल्कि शिक्षण के अलावा बौद्धिक तथा जन जीवन में भी अपने समय के सर्वाधिक प्रभावशाली विद्वान रहे। उसके बाद इनका प्रभाव तथा सार्वजनिक लोकप्रियता इनके विद्वानपूर्ण लेखन से इनकी नहीं मिली लेखन उतनी नहीं मिली जितनी शिक्षण शैक्षणिक घटनाओं पर उनके भाषण, मीडिया में उनके द्वारा किए गए कार्य, जिनके अंतर्गत समाचार पत्रों के लिए लेख तथा रेडियो प्रोग्राम से मिलती है। और डीपी ने समाजशास्त्र से पहले इतिहास तथा अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था तथा इन विविध विषयों में उनकी अभिरुचि थी, जिनका विस्तार क्षेत्र साहित्य, संगीत, फिल्म, पाश्चात्य तथा भारतीय दर्शन, मार्क्सवाद, राजनीतिक अर्थव्यवस्था तथा विकास की योजना थी। मार्क्सवाद से वे बेहद प्रभावित थे। हालांकि इनके राजनीतिक कार्यक्रम की अपेक्षा अब इनके सामाजिक विश्लेषण के तरीके इनमें उतना विश्वास अधिक था। और डीपी ने अंग्रेजी तथा बंगाली में काफ़ी पुस्तकें लिखी और इनके द्वारा लिखित जो है इंट्रोडक्शन टू इंडियन म्यूजिक इस विषय में एक श्रेष्ठ कार्य है, जो इस वर्ग की कॉलजयी रचना मानी जाती है। और उसके बाद इनका नाम है पूरा ध्रुजटी प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म 1894 में हुआ था। 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। 5 अक्टूबर 1894 को एक मध्यवर्गीय बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ। और जहाँ की उच्च शिक्षा की लंबी परंपरा थी और विज्ञान में स्नातक किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास तथा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। 1924 में लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र विभाग में लेक्चर के पद पर नियुक्त हुए। 1938 से 1941 में ब्रिटिश भारत में यूनाइटेड प्रोविंस की कांग्रेस गठित सरकार में और सूचना मंत्रालय निर्देशक के पद पर नियुक्त हुए। 1947 में यूपी लेबर एकावेरी कमेटी के सदस्य के रूप में कार्य किए। उसके बाद 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। और 1953 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। 1955 में नवनिर्मित इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी में अध्यक्षीय भाषण दिए। और उसके बाद 1956 में स्विट्जरलैंड में गले में कैंसर की सर्जरी से इनकी निधन हो गई थी, और 5 दिसंबर 1961 को। उसके बाद परंपरा एवं परिवर्तन पर डीपी मुखर्जी के विचार देखें। डीपी मुखर्जी भारतीय इतिहास तथा अर्थव्यवस्था के प्रति अपने असंतोष के कारण समाजशास्त्र की ओर मुड़े। उनका यह मानना था कि भारत की सामाजिक व्यवस्था ही उसका निर्णायक एवं विशिष्ट लक्षण है, और इसलिए यह प्रत्येक सामाजिक विषय के विज्ञान के लिए आवश्यक है कि वह इस संदर्भ में इससे जुड़ा हो। भारतीय संदर्भ में निर्णायक पद उसका सामाजिक पक्ष है। इतिहास, राजनीति तथा अर्थशास्त्र पश्चिम के मुकाबले भारत में कम विकसित है, और उसका सामाजिक आयाम अधिक विकसित था। और उसके बाद डीपी लिखते हैं कि मेरा यह मानना है कि भारत में सामाजिकता का बहुल्य है और इसके अलावा और सब कुछ बहुत कम है। वास्तव में सामाजिकता की अधिकता भारत की विशेषता ही है। भारत का इतिहास, इसका अर्थशास्त्र, यहाँ तक कि इसका दर्शन सामाजिक समूहों के इर्द गिर्द घूमता है। ज्यादा से ज्यादा यह भी कह सकते हैं कि यह सामाजिकृत व्यक्तियों के इर्द गिर्द है, ऐसे में महसूस करता हूं। और भारत में समाज की केंद्रीय स्थिति को देखते हुए भारतीय समाजशास्त्री का यह प्रथम कर्तव्य था कि वह सामाजिक परंपराओं के बारे में पढ़े तथा जाने। और डीपी के लिए परंपरा का अध्ययन केवल भूतकाल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह परिवर्तन की संवेदनशीलता से भी जुड़ा था। अंततः परंपरा एक जीवंत परंपरा थी जिसने अपने आप को भूतकाल से जोड़ने के साथ ही साथ वर्तमान के अनुरूप भी ढाला था, और इसके प्रकार समय के साथ अपने आप को विकसित कर ही रही थी। और जैसे कि उन्होंने लिखा, सिर्फ भारतीय समाजशास्त्री के लिए यह समाजशास्त्री होना काफी नहीं होता, बल्कि उसकी प्रथम आवश्यकता एक भारतीय होना है, क्योंकि वह लोक रीतियों, रूढ़ियों, प्रथाओं तथा परंपराओं से जुड़कर ही अपनी सामाजिक व्यवस्था के अंदर तथा उसके आगे क्या है उसको समझ पाएंगे। और इस विचार को ध्यान में रखते हुए उनका यह मानना था कि समाजशास्त्रियों को भाषा को सीखना तथा भाषा की उच्चता, निम्नता और संस्कृति की पहचान हो। न केवल संस्कृति, फारसी तथा अरबी भाषाएं बल्कि स्थानीय बोलियों की भी जानकारी होनी चाहिए। और डीपी ने यह तर्क दिया कि भारतीय संस्कृति तथा समाज पाश्चात्य अर्थ में व्यक्तिवादी नहीं है। यह एक औसत भारतीय की आकांक्षाओं का रूप कम या अधिक उसके सामाजिक संस्कृति वर्ग द्वारा किया जाता है, और वह शायद ही उससे विचलित होते हैं। और
भारतीय सामाजिक व्यवस्था की दिशा मुख्यतः समूह, संप्रदाय तथा जाति के क्रियाकलापों द्वारा निर्धारित होती है, न कि स्वैच्छिक व्यक्तिगत कार्यों द्वारा। हालांकि स्वैच्छिकता ने शहरी मध्यम वर्ग की प्रभावित करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके आने से भारतीय समाज को अध्ययन के लिए एक रोचक विषय मिल गया था। परंपरा शब्द का मूल अर्थ संचारी या प्रेषित करना था, और डीपी ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया। इसका समतुल्य संस्कृति शब्द परंपरा है, जो कि उत्तराधिकार अथवा आतिथ्य है, अब जिसका मूल्य आधार वही हो जो इतिहास का है। और अंतः परंपरा की मजबूत जड़ें भूतकाल में होती है, और उन्हें कहानी तथा मिथकों द्वारा कहकर और सुनकर जीवित रखा जाता है। हालांकि परिवर्तन भी भूतकाल से उसके संबंध को नहीं ही तोड़ पाया, और बल्कि यह अनुकूलन की प्रक्रिया को इंगित करता है। प्रत्येक समाज में परिवर्तन के अंतःक्रिया तथा बाह्य स्रोत हमेशा मौजूद रहते हैं। पाश्चात्य समाज में आंतरिक परिवर्तन का अत्यधिक सामान्य स्रोत अर्थव्यवस्था है, परंतु यह भारत में उतना प्रभावशाली नहीं है। जैसे कि डीपी मानते हैं कि भारतीय संदर्भ में वर्ग संघर्ष जातीय परंपराओं से प्रभावित होता है और उसे अपने में सम्मिलित कर लेता है। भारत में नवीन वर्ग संघर्ष अभी स्पष्ट रूप से उभर कर नहीं आया है। इस समझ के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ज्ञात्मक भारतीय समाज शास्त्र का सर्वप्रथम कार्य परिवर्तन के आंतरिक गैर आर्थिक कारणों को देखना होगा। और डीपी भी यह मानते थे कि भारतीय परंपरा में परिवर्तन के 3 सिद्धांतों को मान्यता दी जाती है: श्रुति, स्मृति तथा अनुभव। इन सब में आखिरी अनुभव तथा व्यक्तिगत अनुभव क्रांतिकारी सिद्धांत है, और इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय समाज में परिवर्तन का सर्वप्रथम सिद्धांत मानकीकृत अनुभव अथवा सामूहिक अनुभव था। और उच्च परंपराएं स्मृति तथा श्रुतियों में केंद्रित थी, और परंतु समय समय पर उन्हें समूहों तथा संप्रदायों के सामूहिक अनुभवों द्वारा चुनौती दी जाती रही है। उदाहरण के तौर पर भक्ति आंदोलन। डीपी ने बल देकर कहा कि यह केवल हिंदुओं के लिए ही सही नहीं है, बल्कि भारत की इस्लामी संस्कृतियों के लिए भी सही है। भारतीय इस्लाम में सूफियों ने पवित्र ग्रंथों की अपेक्षा प्रेम तथा अनुभव पर अधिक बल दिया है, और जिसने परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। अंततः डीपी के लिए भारतीय संदर्भ में बुद्धि विचार परिवर्तन के लिए प्रभावी शक्ति नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक रूप में अनुभव और प्रेम परिवर्तन के उत्कृष्ट कारक है। भारतीय संदर्भ में संघर्ष तथा विद्रोह सामूहिक अनुभव के आधार पर कार्य करते हैं, परंतु परंपरा का लचीलापन इसका ध्यान रखता है कि संघर्ष का दबाव परंपराओं को बिना तोड़े उससे में परिवर्तन लाए। अतः हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभावी रूढ़िवाद को लोकप्रिय विद्रोह द्वारा चुनौती दी जाती है, जो आगे चलकर रूढ़िवाद को परिवर्तन करने में सफल तो हो जाती है, परंतु ये परिवर्तन आखिरकार परंपरा में अवशोषित कर लिए जाते हैं। यह चक्र लगातार अपने आप को दोहराता रहता है, और परिवर्तन की यह प्रक्रिया जहां संघर्ष परंपरा की सीमाओं में रहता है, ठेठ जातियां समाज का लक्षण है, और जहां वर्गों के बनने तथा वर्ग चेतना को अवरोधित कर दिया जाता है। डीपी के परंपरा और परिवर्तन संबंधी विचारों ने पाश्चात्य देशों से बिना सोचे समझे बौद्धिक परंपराओं को ग्रहण करने के कारण जिससे विकास योजनाओं जैसे संदर्भों की भी आलोचना की है। परंपराओं को न तो पूजना चाहिए और न ही उसको अनदेखा करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे आधुनिकता आवश्यक तो है, लेकिन अंधाधुनिकीकरण के लिए नहीं। और डीपी परंपरा के समीक्षक थे, और उन्हें विरासत में मिली थी, और साथ ही वे आधुनिकता के प्रसंगक आलोचक भी थे, जिसके कारण उनके स्वयं के बौद्धिक परिप्रेक्ष्य को आकार प्राप्त हुआ। और उसके बाद A.R. देसाई ऐसे बिरले भारतीय समाजशास्त्री थे जो सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियों से औपचारिक सदस्य के रूप में राजनीति से जुड़े थे। और देसाई आजीवन मार्क्सवादी रहे तथा मार्क्सवादी राजनीति में उनकी सक्रियता बड़ौदा में स्नातक को पढ़ाई करते हुए हुई, और हालांकि बाद में उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, और अपने व्यवसायिक अधिकांश भाग में वे गैर मुख्य धारा के मार्क्सवादी राजनीतिक समूहों से जुड़े थे। देसाई के पिता बड़ौदा राज्य में माध्यमिक स्तर के प्रशासनिक अधिकारी थे, लेकिन साथ ही वे एक जाने माने उपन्यासकार भी थे तथा उनके मन में भारतीय राष्ट्रवाद यानी गांधीवाद तथा समाजवाद दोनों के लिए हमदर्दी थी। और देसाई की माता का देहांत उनके जीवन के प्रारंभिक काल में भी हो गया था, और तथा उनकी देखभाल उनके पिता ने ही की थी। और पिता के बड़ौदा के विभिन्न स्थानों में लगातार होने वाले स्थानांतरण के कारण देसाई ने प्रवासीय जीवन जिया है।
और वडोदरा में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद देसाई ने बम्बई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में प्रवेश लिया, जहां घूरे उनके गुरु थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के सामाजिक पहलुओं पर अपने डायरेक्टर का शोध ग्रंथ लिखा, जिस पर 1946 में उन्हें डिग्री प्रदान की गई। 1948 में उनकी न्यूसिथिस द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया नेशनलिज्म में प्रकाशित हुई, जो उनके द्वारा किए गए कार्यों में सबसे बेहतरीन है। और इस पुस्तक में देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद का मार्क्सवादी विश्लेषण किया, जिसमें आर्थिक प्रक्रियाओं एवं विभाजन को महत्व दिया गया। और यह ध्यान में रखते हुए कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय हालात कैसे थे। हालांकि इसकी आलोचना हुई, पर फिर भी यह पुस्तक बेहद प्रसिद्ध हुई और इसका कई बार पुनर्मुद्रण भी हुआ। अन्य विषय जिन पर देसाई ने काम किए वे है किसान आंदोलन तथा ग्रामीण समाजशास्त्र, आधुनिकीकरण, नगरीय मुद्दे, राजनीतिक समाजशास्त्र, राज्य के स्वरूप और मानवाधिकार। चूंकि मार्क्सवाद भारतीय समाजशास्त्र में बहुत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण नहीं था, अंततः A.R. देसाई को अपने विषय की तुलना में बाहर ज्यादा नाम मिला। और हालांकि देसाई को कई पदवियों से सम्मानित भी किया गया तथा वे इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का अध्यक्ष भी रहे। भारतीय समाजशास्त्र में देसाई एक अत्यंत प्रभावी व्यक्ति भी रहे। राज्य पर A.R. देसाई के विचार देखे। राज्य पर इनके क्या विचार थी, तो आधुनिक पूंजीवाद राज्य एक महत्वपूर्ण विषय था जिनमें A.R. देसाई की रुचि थी। हमेशा की तरह इस विषय को समझने में भी उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया। द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट नामक निबंध में देसाई ने विस्तार पूर्वक इसकी विवेचनात्मक समीक्षा की तथा इसकी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। समाजशास्त्रीय साहित्य की प्रमुख परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए देसाई ने कल्याणकारी राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं दी। जैसे पहला विशेषताएं दी कि कल्याणकारी राज्य एक सकारात्मक राज्य होता है, जिसका अर्थ है कि वह उदारवादी राजनीति के शास्त्रीय सिद्धांत की लेसेज फेयर नीति से भिन्न होता है। कल्याणकारी राज्य केवल न्यूनतम कार्य ही नहीं करता, बल्कि वे कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। बल्कि कल्याणकारी राज्य हस्तक्षेपी राज्य होता है और राज्य की बेहतरी के लिए सामाजिक नीतियों को तैयार तथा लागू करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग शक्ति के रूप में करता है। दूसरा दिया कि कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक राज्य होता है। कल्याणकारी राज्य का जन्म के लिए लोकतंत्र की एक अनिवार्य दशा होती है। औपचारिक लोकतंत्र संस्थाओं विशेषकर बहुपार्टी चुनाव कल्याणकारी राज्य की परिभाषिक विशेषताएं समझी जाती हैं। यही कारण है कि उदारवादी चिंतकों ने समाजवादी तथा कम्युनिस्ट राज्यों के इससे भी परिभाषा से बाहर रखा। तीसरा दिया कि कल्याणकारी राज्य की अर्थव्यवस्था मिश्रित होती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां निजी पूंजीवादी कंपनियों तथा राज्य अथवा सामूहिक कंपनियां दोनों साथ साथ कार्य करती हो। और एक कल्याणकारी राज्य न तो पूंजीवाद बाजार को ही खत्म करना चाहता है और न ही यह उद्योग तथा दूसरे क्षेत्रों में जनता के निवेश करने से रुकता है। और कमोबेश कल्याणकारी राज्य जरूरती की वस्तुओं और सामाजिक अधिसंरचना पर ध्यान देता है, जबकि उपभोक्ता वस्तुओं पर निजी उद्योगों का वर्चस्व होता है। देसाई कुछ ऐसे तरीके बताए जिनके आधार पर कल्याणकारी राज्य द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण किया जा सके। जैसे पहला है कि एक कल्याणकारी राज्य गरीबी, सामाजिक भेदभाव से मुक्ति तथा अपनी सभी नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखता है। दूसरा है कि क्या कल्याणकारी राज्य आय संबंधी असमानताओं को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाता है, जैसे धन के जमाव को रोकने अथवा अमीरों की आय के कुछ भाग को गरीबों में पुनः बांटना आदि है। और तीसरा है कि क्या कल्याणकारी राज्य अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से परिवर्तित करता है जहां पूंजीवादियों की अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रवृत्ति पर समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रोक लगाई जा सके। चौथा दिया कि क्या कल्याणकारी राज्य अस्थायी विकास के लिए आर्थिक मंदी तथा तेजी से मुक्त व्यवस्था पर ध्यान रखता है। पांचवा दिया है कि क्या यह सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराता है। इस आधार को ध्यान में रखते हुए देसाई उन देशों के कार्यों का परीक्षण करते हैं जिनके अक्सर कल्याणकारी राज्य कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका तथा यूरोप के अधिकांश भाग। और हम यह पाते हैं कि उनके द्वारा काफी बढ़ा चढ़ाकर दावे किए गए थे और अंततः अधिकांश आधुनिक पूंजीवाद राज्य यहाँ तक कि विकसित देश भी अपने नागरिकों को नियमित आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा देने में सफल रहे हैं। वे आर्थिक असमानताओं को कम करने में सफल नहीं पाए और अधिकांशतः उसे प्रोत्साहित ही
करते रहे तथा कथित कल्याणकारी राज्य बाजार को उतार चढ़ाव से मुक्त अस्थायी विकास करने में भी असफल रहे। अतिरिक्त धन की उपस्थिति तथा अत्यधिक बेरोजगारी इसकी कुछ अन्य असफलताएं हैं और अपने इन तर्कों के आधार पर देसाई ने यह निष्कर्ष निकाला कि कल्याणकारी राज्य की सोच एक भ्रम है। AR देसाई ने राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत पर भी लेखन कार्य किया और उनके इन लेखों में हम देख सकते हैं कि देसाई एकांकी दृष्टिकोण को लेकर नहीं चलते हैं बल्कि कम्युनिस्ट राज्यों की कमियों को आलोचना भी करते हैं। उन्होंने कई मार्क्सवादी चिंतकों को उदाहरणों द्वारा इस पर बल दिया है कि कम्युनिस्ट के लिए भी लोकतंत्र का महत्व होता है तथा राजनीतिक उदारता एवं कानून का राज्य प्रत्येक वास्तविक समाजवादी राज्य में बने होना रहता है। और स्वतंत्र भारत के बेहतरीन भारतीय समाजशास्त्री MN श्रीनिवासन ने डायरेक्टर की उपाधि 2 बार प्राप्त की और एक बम्बई विश्वविद्यालय से तथा दूसरी ऑक्सफोर्ड से। और श्रीनिवास बम्बई में घोड़े के शिष्य थे और ऑक्सफोर्ड के सामाजिक मानव विज्ञान विभाग में अध्ययन के दौरान उनके बौद्धिक अभिविन्यास में बदलाव आया और उस समय ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञान पाश्चात्य मानव विज्ञान में एक प्रभावी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया था। और श्रीनिवास स्वयं विषय के महत्वपूर्ण केंद्र में रहकर उसके अध्ययन से संपन्न थे। श्रीनिवास के डायरेक्टर के शोध निबंध का प्रकाशन रिलीजन एंड सोसाइटी एमंड द कूगर्स ऑफ साउथ इंडियन के नाम से हुआ और इस पुस्तक में श्रीनिवास ने ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञान में प्रभावी संरचनात्मक प्रक्रियावादी परिप्रेक्ष्य पर कार्य किया और इस पुस्तक ने पूरे विश्व में श्रीनिवास का सम्मान बढ़ाया। ऑक्सफोर्ड में नव स्थापित भारतीय समाजशास्त्र विभाग में प्रवक्ता के रूप में श्रीनिवास की नियुक्ति की गई, परंतु 1951 में इस्तीफा देकर वे भारत लौट आए और जहां महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में नव स्थापित समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल संभाला। 1959 में वे दिल्ली आए जहां दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की, जो शोध ही पूरे भारत में समाजशास्त्र का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। और श्रीनिवास अक्सर यह शिकायत करते थे कि उनका अधिकांश समय संस्थाओं को बनाने में ही बीत जाता है और स्वयं उनके पास शोध कार्य के लिए बहुत ही कम समय रह जाता है। इन कठिनाइयों के रहते हुए भी श्रीनिवास ने कुछ विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे जाति आधुनिकीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन की अन्य प्रक्रियाएं, ग्रामीण समाज इत्यादि पर। श्रीनिवास ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान तथा सहयोगियों की मदद से भारतीय समाजशास्त्र को विश्व के मानचित्र पर स्थापित किया। उनकी ब्रिटिश सामाजिक मानव विज्ञान तथा अमेरिकी मानव विज्ञान विशेष तौर पर शिकागो विश्वविद्यालय में जबरदस्त पहचान थी, जो उस समय विश्व मानव विज्ञान में एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभर रहा था। और GS घोड़े तथा लखनऊ के विद्वानों की तरफ श्रीनिवास ने भी नई पीढ़ी के समाज को तैयार किया, जो आने वाले दशकों में अपने विषय के दिग्गजों के रूप में स्थापित होने वाले थे। और उसके बाद इनका पूरा नाम है MN श्रीनिवासन के गांव संबंधी विचार देखें, इनका पूरा नाम कहा जाता है MN श्रीनिवासन। इनका पूरा देखें गांव संबंधी विचार इनका क्या था, तो MN श्रीनिवासन इनका पूरा नाम है मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवासन और इनका जन्म हुआ था 16 नवंबर 1916 को, और जो मैसूर के आयंगार ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता जमींदार थे और मैसूर के ऊर्जा तथा बिजली विभाग में कार्यरत थे और प्रारंभिक शिक्षा मैसूर विश्वविद्यालय में, बाद में स्नाकोत्तर शिक्षा हेतु मुंबई गए और जहां घोड़े इनके गुरु बने। 1942 में स्नाकोत्तर शोध पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए और मैरिज एंड फैमिली एमंग द कूगर्स और इनका पुस्तक का नाम है। और 1944 में PhD शोध कार्य भाग 2 में मुंबई विश्वविद्यालय के घोड़े के निर्देश में कार्य किया। और 1945 में ऑक्सफोर्ड गए और पहले रेडक्लिफ ब्राउन तथा फिर एवांस प्रीचर्ड द्वारा शिक्षा ग्रहण किया। और उसके बाद 1947 में ऑक्सफोर्ड से सामाजिक मनोविज्ञान में DPhil कर वापस भारत आए। और उसके बाद 1948 में ऑक्सफोर्ड ने भारतीय समाजशास्त्र के प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति हुए और इसी समय रामपुरा में क्षेत्र कार्य किया। 1951 में ऑक्सफोर्ड से इस्तीफा दिया तथा महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा में प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हुए तथा समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। 1959 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए और समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। 1971 में दिल्ली विश्वविद्यालय छोड़ा, बेंगलोर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के सह संस्थापक हुए और उसके बाद निधन इनका 30 नवंबर 1999 में हुआ था।
देखते हैं श्रीनिवासन के गांव संबंधी विचार क्या है। एन श्रीनिवासन की रुचि भारतीय गांव पर तथा ग्रामीण समाज में जीवन भर बनी रही। और यद्यपि वे गांवों में कई बार सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार के लिए जा चुके थे। उसके बाद लेकिन 1 वर्ष तक मैसूर के निकट के एक गाँव में कार्य करने के पश्चात ही उन्हें ग्रामीण समाज के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हुई। गाँव में रहकर कार्य करने का अनुभव इनके व्यवसाय तथा बौद्धिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1950 के 1960 के दौरान श्रीनिवास ने ग्रामीण समाज से संबंधित विस्तृत निर्जातीय ब्यौरों के लेख जोखों को तैयार करने में सामूहिक परिश्रम को न केवल प्रोत्साहित किया बल्कि उनका समन्वय भी किया। और उसके बाद श्रीनिवास ने SC दुबे तथा DN मजुमदार जैसे विद्वानों के साथ मिलकर भारतीय समाजशास्त्र में उस समय के ग्रामीण अध्ययन को प्रभावी बनाया। गांव पर श्रीनिवास द्वारा लिखे गए लेख मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। सर्वप्रथम गांवों में किए गए क्षेत्रीय कार्यों का निर्जातीय ब्यौरों तथा ब्यौरों पर परिचर्चा। द्वितीय प्रकार के लेखन में भारतीय गांव सामाजिक विश्लेषण की एक इकाई के रूप में कैसे कार्य करते हैं इस पर ऐतिहासिक तथा अवधारणात्मक परिचर्चाएं। और तृतीय प्रकार के लेखन में गांव की एक अवधारणा के रूप में उनकी उपयोगिता के प्रश्न पर श्रीनिवास का विवाद हुआ। ग्रामीण अध्ययन के खिलाफ कुछ सामाजिक मानव शास्त्रियों जैसे लुई ड्यूमो का मानना था कि जाति जैसे सामाजिक संस्थाएं गांव की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि गांव केवल कुछ लोगों का समूह था जो एक विशेष स्थान पर रहते थे। गांव बन रह सकते हैं या समाप्त हो सकते हैं और लोग एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव जा सकते हैं, लेकिन उनकी सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति अथवा धर्म सदैव उनके साथ रहते हैं और जहां वे जाते हैं वहां सक्रिय हो जाते हैं। इस कारण से ड्यूमो का मानना था कि गांव को एक श्रेणी के रूप में महत्व देना गुमराह करने वाला हो सकता है। इसके विरुद्ध श्रीनिवास का यह मानना था कि गांव एक आवश्यक सामाजिक पहचान है। ऐतिहासिक साक्ष्य यह दिखाते हैं कि गांवों ने अपनी एक एकीकृत पहचान बनाई है और ग्रामीण सामाजिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण है। श्रीनिवास ने ब्रिटिश प्रशासक मानववैज्ञानिकों को आलोचना की और उन्होंने भारतीय गांव का स्थिर आत्मनिर्भर छोटे गणतंत्र के रूप में चित्रण किया। और ऐतिहासिक तथा सामाजिक साक्ष्य द्वारा श्रीनिवास ने यह दिखाया कि वास्तव में गांव में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। यहाँ तक कि गांव कभी भी आत्मनिर्भर नहीं थे और विभिन्न प्रकार के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक संबंधों से क्षेत्रीय स्तर पर जुड़े हुए थे। गांव ग्रामीण शोधकर्ताओं के स्थल के रूप में भारतीय समाजशास्त्र को कई तरह से लंभावित करते हैं। इसने निर्जातीय शोधकर्ताओं की पद्धति के महत्व से परिचित कराने का एक मौका दिया है। नव स्वतंत्र राष्ट्र जब विकास की योजनाएं बना रहा था, ऐसे समय में इसने भारतीय गांवों में तीव्र गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तन के बारे में आंखों देखी जानकारी दी और ग्रामीण भारत में से संबंधित इन विविध जानकारियों की इस समय काफी प्रशंसा हुई, क्योंकि नगरीय भारतीय तथा नीति निर्माता इससे अनुमान लगा सकते थे कि भारत के आंतरिक हिस्सों में क्या हो रहा था। इस प्रकार ग्रामीण अध्ययन ने समाज शास्त्र जैसे विषय को स्वतंत्र राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक नई भूमिका दी और मात्र आदिम मानव के अध्ययन तक सीमित न रहकर इसे आधुनिकता की ओर बढ़ते समाज के लिए भी उपयोगी बनाया जा सकता है। उसके बाद उपसंहार के बारे में देखिए, इन चार समाजशास्त्रियों ने इस विषय यानी समाजशास्त्र को, इस विषय को नव स्वतंत्र आधुनिक राष्ट्र के संदर्भ में एक अलग पहचान देने की कोशिश की। किन विभिन्न तरीके से समाजशास्त्र को भारतीय बनाया गया, इनके उदाहरण यह दिए गए हैं और यह तह घोड़ने ने उन प्रश्नों से शुरुआत की जो पाश्चात्य मानव शास्त्रियों द्वारा उठाए गए थे, लेकिन जहां उन्होंने समाजशास्त्रीय पुस्तकों से अर्जित अपने ज्ञान तथा एक शिक्षित भारतीय सोच का उपयोग किया और एक भिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले पूर्ण रूपेण पाश्चात्य DP मुखर्जी जैसे आधुनिक बुद्धिजीवी ने भारतीय परंपरा की महत्ता को पुनः खोजा, बिना किसी कमियों को नजरअंदाज करते हुए। मुखर्जी की ही तरह HAR देसाई भी मार्क्सवाद से अत्यधिक प्रभावित थे और भारतीय राष्ट्र की समालोचना ऐसे समय में की जब इस प्रकार की आलोचनाएं दुर्लभ थी। पाश्चात्य समाजशास्त्री मानव शास्त्र के प्रभावी केंद्रों में रहकर प्रशिक्षित प्राप्त MN श्रीनिवास ने भारतीय संदर्भ में इसका प्रयोग किया और 20वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में समाजशास्त्र की नवीन कार्य सूची को तैयार करने में मदद की थी। और
यह किसी भी विभाग की शक्ति के लिए शुभ लक्षण है, जबकि उसकी एक पीढ़ी अपने पूर्वजों से ज्ञान पाकर उसमें भी आगे चल जाती है। और भारतीय समाजशास्त्र में ऐसा होता रहा है और आने वाली पीढ़ियों ने इन अग्रदूतों के कार्यों की सकारात्मक आलोचना भी की, ताकि यह विषय और अधिक विकसित हो सके। सीखने की इस प्रक्रिया के चिन्ह तथा समालोचन केवल इस पुस्तक में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज में देखने को मिलती है। कुछ शब्दावली देखिए। प्रशासक निशास्त्री क्या है? तो यह एक उन विशेष प्रशासकों के लिए प्रयुक्त होता है जो 19वीं तथा प्रारंभिक ब्रिटिश भारतीय सरकार के भाग में था तथा जिन्होंने निर्जातीय अनुसंधान को प्रारंभ करने में अत्यधिक रुचि ली, विशेष सर्वे तथा जनगणना की, और इनमें से कुछ सेवानिवृत्ति के पश्चात नामी निशास्त्रीय बने। और प्रमुख नामों में जैसे एडगर थर्स्टन है और विलियम क्रूक है, उसके बाद हर्बर्ट रिजले तथा A.H. हॉटन भी है इसमें। उसके बाद मानव निर्मित या निर्मिति क्या होता है? तो नृशास्त्र का एक विभाग जो मनुष्य की प्रजाति का अध्ययन करके शरीर के माप, विशेषकर उसकी खोपड़ी के भाप और शरीर की चौड़ाई तथा नाक की लंबाई के आधार पर करता है वह है। उसके बाद समायोजन क्या है? समायोजन सभिप्राय क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसमें एक संस्कृति यानी विशेषकर बड़ी अथवा प्रभावी भी दूसरी संस्कृति को अपने अंदर समा लेती है तथा पहली संस्कृति में मिल जाती है, ताकि यह प्रक्रिया के अंत में जीवित या अलग दिखाई न दे। उसके बाद अंतर्विवाह सभिप्राय क्या है? तो सामाजिक संस्था जहाँ वैवाहिक रिश्ते केवल अपनी बिरादरी में ही किए जाते थे, इससे सीमांकन वर्ग के बाहर विवाह निषेध होता है। और इसका आम उदाहरण जाति विवाह है, वहाँ जहाँ विवाह अपनी ही जाति के व्यक्ति होती है। उसके बाद बहिर्विवाह क्या है? सामाजिक संस्था जहां कुछ वर्गों में वैवाहिक संबंध निषिद्ध होते हैं और विवाह इन निषिद्ध वर्गों से बाहर होना चाहिए। और आम उदाहरण जैसे खून के रिश्तों में विवाह निषेध और एक गोत्र में विवाह निषेध और अथवा एक ही गांव अथवा क्षेत्र में विवाह निषेध होता है। उसके बाद मुक्त व्यापार से अभिप्राय क्या है? फ्रांसीसी मुहावरा जैसे शाब्दिक अर्थ जैसे कि अथवा अकेला छोरा। और उसके बाद जो राजनीतिक तथा आर्थिक सिद्धांत के लिए प्रयुक्त होता है, जहां अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक संबंधों में राज्य कम से कम हस्तक्षेप करता है और मुक्त बाजार की दक्षता तथा नियामक शक्तियों की मान्यता से जुड़ा होता है।